आपका स्वागत है आज मनीष मैथ्स पे। जैसा कि जिस भर्ती को हर एक उत्तर प्रदेश के एक नौजवान युवक को बहुत बेसब्री से इंतजार होता है, उस भर्ती का विज्ञप्ति कल शाम को जारी हुआ और उस विज्ञप्ति को पूरे डिटेल में देखते हुए हम लोग आगे क्या प्रोग्राम बनाएंगे उस हिसाब से हम लोग देखते चल रहे हैं। ठीक है, जैसे कि ये विज्ञप्ति हमारा आया है, ये आपका एड्रेस आया है उत्तर प्रदेश भर्ती बोर्ड, गंगा कॉम्प्लेक्स, विधानसभा। ये विज्ञप्ति संख्या है, तो ये जो संख्या है ये आपकी भर्ती का सीरियल नंबर है, मतलब विज्ञप्ति संख्या यही है। तो हमारा विज्ञप्ति संख्या 325 के नाम से जाना जाएगा। रिलीज हुई है भर्ती किस अगस्त को? 12 अगस्त को। ठीक, इसमें निहित है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा उप निरीक्षक पद हैं। ठीक है, कौन कौन से उप निरीक्षक पद हैं? उप निरीक्षक पद ये है, प्लाटून कमांडर पीएसी और उप निरीक्षक पुरुष के लिए आया है। प्लाटून कमांडर उप निरीक्षक विदेश सुरक्षा बल पुलिस के लिए आया है। महिला बटालियन हेतु महिला उप निरीक्षक ये पुलिस पीसी के लिए आया है। ठीक है, तो ये पद हैं। अब इन पदों में सबसे पहला है आपका, ये है उप निरीक्षक सिविल में, नागरिक पुलिस यानी सिविल पुलिस, जो आपको हर जगह चौराहे पे, थाने पे, चौकी पे जो एसएचओ दिखते हैं, थाने पे दरोगा दिखते हैं, ये उनके लिए है, सिविल पुलिस के लिए। तो सिविल पुलिस के लिए अनारक्षित यानी अनरिजर्व्ड के लिए सीट कितनी है? इतनी। ईडब्ल्यूएस के लिए 422 सीट, बहुत ज्यादा सीट पर्याप्त है। ठीक है, 10% बोला गया है। और इनके लिए इतना, पिछड़ा वर्ग के लिए, अनुसूचित के लिए 890 सीटें ठीक हैं। ठीक, और आगे अनुसूचित जनजाति के लिए 82 सीट है। ठीक है, तो 42 पद किसके लिए है? सिविल पुलिस के लिए है। अब प्लाटून कमांडर पीएसी और उप निरीक्षक के लिए, पुरुषों के लिए केवल, तो पुरुषों के लिए ये पीएसी के लिए है। प्लाटून कमांडर जो बनेंगे पीएसी में रहेंगे, सर्वत्र बल जिसको कहा जाता है, पीएसी बल सर्वत्र बल, तो ये पीएसी में। और उप निरीक्षक पुलिस यानी जो हमको लग रहा है जो नया एसएसएफ बना है उसके लिए है। तो ये इसके लिए 56 पद है, ये 13 पद ईडब्ल्यूएस का आया है, इतना टोटल 135 पद आया है। ठीक है, तो 135 पद इसके हैं। ठीक, अब उसी हिसाब से प्लाटून कमांडर उप निरीक्षक विशेष सुरक्षा बल एसएसएफ के लिए है। ये वाली भर्ती जो है एसएसएफ के लिए है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। एसएसएफ का है ये, तो इसमें क्या है देखिए ध्यान से। एसएसएफ के लिए, तो एसएसएफ के लिए आपको ध्यान से 1 मिनट समझ लीजिएगा, विशेष सुरक्षा बल के लिए है। ठीक है, किसके लिए है? विशेष सुरक्षा बल। ठीक है, तो विशेष सुरक्षा बल वही एसएसएफ, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। ठीक, इसके लिए कितनी पद आए हैं? अनारक्षित में 25 सीट, इसमें 6 सीट। ठीक, इसी तरीके से अन्य पिछड़ा के लिए 16 सीट, टोटल 60 सीट इसमें है। अब महिला बटालियन, जो बटालियन हर जगह पे योगी जी बनाने की बात कर रहे हैं, महिला बटालियन के लिए, उसके लिए, उनके लिए उप निरीक्षक पद यानी दरोगा के लिए, पीसी के लिए कितना पद आया है ध्यान से देखिएगा। तो इसके लिए अनारक्षित के लिए 47, बहुत अच्छी सीट है महिलाओं के लिए, 10 सीट, 27 सीट, 21 सीट, और ये केवल महिलाओं के लिए 106 पद महिलाओं का स्पेशल के लिए, महिला बटालियन जहां बन रहा है उसके लिए आया है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी सीटें आई हैं, तो देखने लायक है, क्योंकि देखो ये एक चयनित मतलब अच्छा पद है जिसके लिए लोग परेशान रहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है। प्लाटून कमांडर उप निरीक्षक के लिए और विशेष सुरक्षा पद के पदों चयन हेतु केवल पुरुष अभ्यर्थी ही पात्र होंगे। पहला नोट है कि इन पदों के लिए प्लाटून कमांडर पीएसी, उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस, प्लाटून कमांडर और उप निरीक्षक विशेष सुरक्षा बल के पदों पर केवल पुरुष अभ्यर्थी ही होंगे। उत्तर प्रदेश में महिला बटालियन के लिए केवल महिला के लिए चयन होगा। ये भी एक अच्छा कदम है कि महिलाओं को महिलाओं से डील किया जाएगा, जैसा भी पीटीएस वाला केस गोरखपुर का सुनने में आया था। ठीक है, तो थोड़ा सा वहां पे मामला वो रहेगा। आवेदन की श्रेणी दे दिया है, परीक्षा के पूर्व किसी भी समय रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है, ये चीज याद रखिएगा। रिक्तियों की संख्या में अभी भी परिवर्तन कभी भी किया जा सकता है। भर्ती किसी भी समय या भर्ती किसी भी स्तर पर बिना कोई कारण बताए निरस्त भी हो सकती है, ये भी बात याद रखिएगा, निरस्त भी हो सकती है कभी भी बिना बताए कारण के। ये पहले ही विज्ञप्ति में इन्होंने दे दिया है कि बच्चे, अब देखिए आवेदन की श्रेणी जो है ध्यान से समझिएगा। आवेदन कब से करना है? आवेदन की तिथि 12 से लेके 11 तक है। आवेदन शुल्क भी 12 से लेके 11 तक है। जमा किए गए शुल्क का समायोजन जो लोग डीडी उडी से जमा करेंगे उनका 13 तक है, 13 को वो जमा कर देंगे। ठीक है,
अभ्यर्थी को आवेदन करने के लिए ओटीआर, आपको ओटीआर भरना ही पड़ेगा। ये दिमाग में रहे कि हमको क्या भरना पड़ेगा, ओटीआर आपको भरना पड़ेगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा, तभी वो फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, चलिए ये चीज ये था। अब क्या कह रहा है, सभी अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि आवेदन पत्र भरते समय पूर्ण सावधानी के साथ प्रविष्ट आकलन और आवश्यकता उत्पन्न न होने पाए। अभ्यर्थी में यह भी अपेक्षा है कि वह आवेदन पत्र के साथ अपनी शैक्षणिक और ये सब आरक्षण वाला जो भी है, शैक्षणिक और आरक्षण से संबंधित अन्य प्रमाण पत्रों को अवश्य अपलोड करें। अपलोड कर दीजिएगा, सुनिश्चित करें किसी भी अन्य माध्यम स्तर पर प्रस्तुत किए गए प्रमाण पत्र ग्राह्य नहीं होंगे। तो ये चीज याद रहे कि आपको क्या करना है। उसके बाद है मेरिट लिस्ट बनेगा, मेरिट कम ऑर्डर प्रेफरेंस रहेगा ये वाला, कि विज्ञप्ति पर चयन आरक्षण नीति के दृष्टि संबंधित लिखित परीक्षा में प्राप्त श्रेष्ठता और उनके आवेदन पत्र के अंकित वरीयता क्रम में रखी जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र पदों पर वरीयता देना अनिवार्य होगा। एक बार आवेदन पत्र में वरीयता देने के बाद उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन अनुमान्य नहीं है। एक बार जो आप उपलब्ध करा देंगे फिर उसमें परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए फॉर्म भरते समय बहुत एक्टिव रहिएगा। प्रत्येक अभ्यर्थी को उपलब्ध सापेक्ष वरीयता को चयन करना अनिवार्य है। अब देखिए दूसरा आवेदन शुल्क देखिएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि आवेदन शुल्क क्या है, ध्यान से देखिए। आवेदन शुल्क में क्या है, सामान्य और ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपया है, सामान्य और ईडब्ल्यूएस के लिए और ओबीसी के लिए, यानी जनरल और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए कितना है, 500 रुपये फीस है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 400 रुपया फीस है। ठीक है, ये थोड़े से बायस नहीं हुए इस बार की फॉर्म। अब वहां क्या है, ध्यान से राष्ट्रीयता देखिएगा, भारत का नागरिक होना चाहिए, पहला वाला कंडीशन है। तिब्बत शरणार्थी, यानी जो तिब्बत में है, भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहले जनवरी 1962 से पूर्व भारत आया हो, वो तिब्बत में भारत में आ गया हो, तिब्बत का शरणार्थी 1962 से, तो वो भी एप्लीकेबल है। भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति, मतलब यहाँ का जिसने भारत में स्थायी निवास करने के अभिप्राय से, अगर उसका मन करेगा यहाँ रहने के लिए, तो पाकिस्तान के भी, म्यांमार के भी, श्रीलंका के और किसी भी पूर्व अफ्रीकी देश, केनिया, युगांडा और रिपब्लिकन ऑफ तंजानिया, पूर्ववर्ती तंजानिया से प्रयोजन किया होगा, वो अगर उसका मन होगा तो वो भी फॉर्म यहाँ भर सकता है। ठीक है, ये कहा गया व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। परंतु यह और है कि किससे अपेक्षा योगी पुलिस उप निरीक्षक अभिसूचना शाखा उत्तर प्रदेश में पात्रता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर ले। ठीक है, अब ये है पात्रता हो गई। अब अगला क्या है हमारा, टिप्पणी देखिए क्या है। ऐसे अभ्यर्थी को जिनको मामले में पात्रता का प्रमाण पत्र अवश्य हो किंतु वह ना तो जारी किया गया हो और ना देने से इनकार किया गया हो, किसी भी परीक्षा में सम्मिलित किया जा सकता है और इसे इस शर्त पर अनियमित रूप से नियुक्त की भी दिया जा सकता है। आवश्यक प्रमाण पत्र उसके द्वारा निर्धारित समय सीमा में प्राप्त कर लिया जाए और उसके पक्ष में जारी कर दिया जाए। ठीक है, एक अवधि से एक समान है। उसके बाद ये है नागरिकता पे हमारी बात हो गई। टिप्पणी है, आवेदन करते समय अभ्यर्थी शैक्षिक अर्हता पर अवश्य धारित करनी चाहिए, ये ध्यान रखिए। उसके अंक तालिका प्रमाण पत्र तत्समय उसके पास उपलब्ध होना चाहिए। ठीक है, प्रमाण पत्र मतलब सर्टिफिकेट, यानी डिग्री भी चाहिए। ठीक है, अपेक्षित अर्हता हेतु परीक्षा में सम्मिलित हुए अपीयर्ड और सम्मिलित का पात्र नहीं है, एकदम साफ साफ शब्दों में लिखा है। बहुत लड़के हमसे पूछते हैं सर अपीयर्ड है कि नहीं है, तो अपीयर्ड सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी पात्र नहीं है, ये बात सीधा याद रखिएगा कि वो पात्र नहीं होंगे। आवेदन पत्र में शुद्धता और समक्ष को सिद्ध करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करने के दायित्व तो अभ्यर्थी का होगा, इस संबंध में है। अधिनियमी आहर्ता है क्या है, देखिएगा कि वो डोएक से ओ लेवल हो। ठीक है, अधिनियमित आहर्ता में कोई अंक नहीं होंगे, मतलब अगर आपके पास है तो उसके अंक, बल्कि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के बराबर अंक आने पर अधिनियमी आहर्ता आप लगा दीजिएगा, मतलब उसका कोई वरीयता नहीं है, लेकिन 2 या 2 से अधिक विद्यार्थियों का समान अंक आएगा तब उनको वरीयता दी जा सकती है। पहला क्या है, डोएक से ओ लेवल किया रहेगा, डोएक से ओ लेवल किया रहेगा तब उसको वरीयता मिल जाएगी। ठीक है, वरीयता मिलेगी, इसका कोई वो नहीं है। प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष का अवधि तक सेवा किया होगा। राष्ट्रीय कैडेट कोर में 20 सर्टिफिकेट होगा, तो भी आप लगा दीजिएगा जो लोग एनसीसी किए होंगे।
इनको एक से अधिक अध्ययनीय अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी को केवल एक ही अध्ययनीय अर्हता का लाभ प्राप्त होगा। तो इस बात को गौर करिएगा कि कोई एक ही लाभ मिलेगा। अब आयु देख लीजिए, आयु बहुत चर्चा का विषय था। विज्ञप्ति ध्यान से के अनुसार यह आवश्यक है उप निरीक्षक पद बटालियन के लिए। ध्यान से देखिए कितना है, एक साथ अभ्यर्थी को 1/7/2025 को 21 वर्ष की आयु और 2/7/1997 से पूर्व, ठीक है, वो 28 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेनी चाहिए। और जन्म 2000 से पूर्व और 2002 से कितना तक 24/2004 के बाद नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए अभ्यर्थी ने दिनांक 1/7/2005 को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो या 28 वर्ष की आयु प्राप्त हो। ठीक है, अभ्यर्थी का जन्म 2/7/1997 से पूर्व नहीं होना चाहिए और ये बाद नहीं होना चाहिए। 28 का है ये, ठीक है, 28 वर्ष का जब आयु था, 28 की आयु प्राप्त हो इनसे, ठीक है, 21 से 28 की, ठीक है, एज है। प्लाटून कमांडर उप निरीक्षक के लिए 21 से 28 के लिए यही एज दिया गया है, परंतु यह भी है कि अनुसूचित जाति ऐसी श्रेणियां संबंधित अभ्यर्थी में दशा उच्चतम आयु सीमा उतने वर्ष की आयु जितनी उसकी वो रहेगी, ठीक है, प्रशासन द्वारा लागू रहेगी। अब उसके बाद से क्या है, इस संबंध में है। अब यहाँ छूट की बात की गई है, तो इसको देखिए ध्यान से, छूट कैसे दी गई है ये चीज थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ठीक, ये चीज देखिएगा। आयुवर छूट, अधिकतम आयु की कितनी छूट दी गई है? जनरल कैटेगरी को 3 साल की छूट मिली है, जनरल कैटेगरी को। ठीक है, अब इनका आयु कहां तक उठा लिया गया है? 2/7/94 से लेकर 1/7/2002 तक होना चाहिए। कब से कब तक? और यहाँ 1/7/94 से लेकर प्लाटून कमांडर पीएसी उप निरीक्षक के लिए 1/7/94, यहाँ 2/7 लिया है, यहाँ 1/7 लिया है। ठीक है, 1/7, ये चीज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो सकता है, 2/7 से लिया गया। ठीक है, उप निरीक्षक महिला के लिए, ठीक है, तथा महिला बटालियन हेतु। ठीक, इस हिसाब से हमको एज चाहिए तो छूट मिलेगा इनको। अगर आप अनुसूचित जाति के हैं तो आप 89 के भी होंगे। ये थोड़ा सा ये लोग बायस्ड करते हैं, इस चीज के फेवर में हम नहीं रहते हैं। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा ये लोग ज्यादा फेवरिज्म कर देते हैं कि हम एज को नहीं मानते हैं। ठीक है, कि एज में इतना वेरिएशन नहीं होना चाहिए। अब बताइए एक SC/ST का लड़का रहे, ये SC/ST का है, अनुसूचित जाति का, अनुजाति की श्रेणी में अभ्यर्थियों को 5+3 वर्ष, अनुसूचित जाति आयु की छूट में 5 वर्ष। ठीक है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ये SC का है और ये ST का है, तो इनको 8-8 साल का छूट मिला है। ठीक है, 8-8 साल का, देखिएगा ध्यान से, क्या साल? 8 साल, और इनको क्या साल? 8 साल। ठीक है, 8-8 साल का छूट इन लोग को मिला है, 8-8 साल का। ठीक है, ये SC/ST OBC का हो गया, ये देखिए, और इनको 3 साल का। ये थोड़ा सा ये लोग बायस्ड होते हैं, यहाँ से हमको थोड़ी सी दिक्कत रहती है। सेम यहाँ OBC के साथ भी हुआ होगा। अन्य श्रेणी में देखिएगा किसकी, पिछड़ा वर्ग है, उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी, अगर वो राज्य कर्मचारी उत्तर प्रदेश का तो उसको भी 8 साल का छूट मिला है, या याद रखिएगा, इसको भी 8 साल का 89 से ये लोग उठाए जाएंगे। ठीक है, अगर वो राज्य कर्मचारी है तो भी। उत्तर प्रदेश भूतपूर्व सैनिक, भूतपूर्व सैनिक का रहेगा। भूतपूर्व सैनिक मतलब हमारे आर्मी के जो रहेंगे तो उनका जो भी है उनको 3+3 साल का छूट मिलेगा। ठीक है, भूतपूर्व सैनिकों की आयु में सेना की अवधि में इतने की छूट मिलेगी। ठीक है, बात समझ आ गया? 3 वर्ष की छूट अनुमान्य है, तो 3-3 इनको 6 साल की छूट मिल रही है, होना चाहिए। ठीक है, तो इनका 34 वर्ष का दिया गया है आयु, परिणामी अवधि 34 वर्ष होना। ठीक है, देखिए परिणामी आयु यानी 1/7/2025 को 34 वर्ष की आयु पूर्ण ना की हो, तो इस हिसाब से ये भी चलेंगे। टिप्पणी है ये जिस हिसाब से दिया है, ये थोड़ा सा एज में ये लोग करते हैं, सबको या तो 35-40 कर दो या तो ऐसा कर दो, छूट इतना ज्यादा देने की जरूरत। देखिए वैवाहिक में सेवा में किसी भी पद नियुक्त में ऐसा है या ऐसी पात्रता नहीं होगा या होगी कि एक से अधिक पति या पत्नी जीवित हों। ठीक है, तो एक से अधिक बाई मतलब बाई नहीं होना चाहिए, जिसकी पहले से एक पत्नी और जीवित हो। ठीक है, ऐसे व्यक्ति पात्र नहीं होंगे या होंगी जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पति और पत्नी होंगे। तो ऐसे लोग नहीं वो करेंगे, जिनका डबल अभी चल रहा होगा सिचुएशन, वो नहीं करेंगे। ठीक है, जिनका ऑलरेडी शारीरिक परीक्षाएं होंगी, ये सब होगा। दृष्टि, कलर ब्लाइंडनेस, किसी भी अभ्यर्थी में सेवा किसी भी पद पर तब तक नियुक्त नहीं होगा जब तक कि उसकी मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा ना हो। ठीक है, शारीरिक दोष से मुक्त ना हो
किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति में ये है स्थिति आपकी सारी, तो ये वाक दोष वाटिका, ये सब दृष्टि, कलर ब्लाइंडनेस, स्वर्ण परीक्षण, ये सब परीक्षण मेडिकल जांच में होता है। चिकित्सक बोर्ड द्वारा ऊंचाई, सीना और भार के माप के बाद विवाहित शरीर मानक का परीक्षण किया जाएगा। विहित नौकनी जो घुटने में होता है, बोल लेंस, प्लेट, फ्लैट फुट, इन सब का ये जांच करेंगे लोग मेडिकल में, ठीक है ना, इस हिसाब से। अब ये क्या है, उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक सेवा में 2015 कांस्टेबलरी अधीनस्थ नियमावली 2015 उत्तर प्रदेश सुरक्षा बल नियमावली के अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति, विकलांग तो जो होगा वो होगा ही नहीं, जो विकलांग होगा उसको हम लेंगे नहीं। भर्ती की प्रक्रिया क्या है, तो भर्ती की प्रक्रिया क्या कह रहा, यहाँ जो बटालियन महिला और इसके लिए उप निरीक्षक के लिए सेवा नियमावली 2015 में यथाशोधित संशोधन तक अधीन, ठीक है, यहाँ तक चलेगा अधीन, और प्लाटून कमांडर पीएसी पदों पर उत्तर प्रदेश कांस्टेबलरी नियमावली 2015 में के अधीन किया जाएगा। जो भी होगा उसके अधीन 2015 वाला जो भी हम लोग का बना था उस समय का प्लाटून कमांडर के लिए 2021 के अधीन किया जाएगा, ठीक है। बल पे पदों का चयन उत्तर प्रदेश के। अब ये लिखित परीक्षा होगी, लिखित परीक्षा में ध्यान से समझ लीजिएगा, सारा कांस्टेबलरी का अधीनस्थ 2015 संशोधित तथा उत्तर प्रदेश 2021 के अनुसार जिनके आवेदन सही पाए जाएंगे उनके 400 के लिखित परीक्षा होंगे, ठीक है, उनके 400 की लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा में वास्तुनिष्ठ होगा, लिखित परीक्षा हमारा कैसा होगा, वास्तुनिष्ठ होगा। वास्तुनिष्ठ मतलब वैकल्पिक होगा, कैसा होगा, वैकल्पिक होगा ये, तो वैकल्पिक के दौरान वास्तुनिष्ठ होगा वैकल्पिक। इसमें सामान्य हिंदी 40 नंबर का आएगा, मूल विधि और सामान्य ज्ञान संविधान 40 नंबर का आएगा, संख्यात्मक ये 40 ये 40, यानी टोटल हर क्वेश्चन 2.5 नंबर के रहेंगे, ठीक है। कांस्टेबलरी के अनुसार प्रत्येक लिखित परीक्षा विषय में होगा, ठीक। आगे देखें, अब ये क्या है, 10.35% अंक पाना है। देखिए प्रत्येक विषय में, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक विषय में कितना पाना है, 35 पाना है, और कुल में 50% अंक प्राप्त करने में विफल रहने पर अभ्यर्थी को अपात्र घोषित कर दिया जाएगा। यानी सेक्शनल कट ऑफ, यानी अगर आप 40 क्वेश्चन कर रहे हैं तो 40 का 35 हो गया, 14 नंबर आपको हमेशा पाना है और हर सेक्शन में। और अगर 160 क्वेश्चन है तो 160 क्वेश्चन में से 80 नंबर पाएंगे टोटल, तब आपका कंबाइन होगा, ठीक है। अब देखिए बोर्ड ने एक लिखित परीक्षा कराई है, आप ध्यान से समझिएगा। पहले ये चीज बहुत बड़ा चेंज हुआ है, ये बहुत बड़ा चेंज है, ध्यान से समझिएगा। लिखित परीक्षा एकल पारी या एक से अधिक पाली में दिनांक विभिन्न प्रश्न पत्रों के विभिन्न पालियों में कलम और कागज आधारित लिखित परीक्षा OMR से होगा, प्रणाली के माध्यम से संचालित करेगा। ध्यान से समझिएगा, इस बार पेपर लिखित होगा ना कि ऑनलाइन होगा, ठीक है, ऑनलाइन होगा ये चीज। यह लिखित परीक्षा OMR आधारित होगी और प्रणाली के अनुसार संपन्न कराई जाएगी। लिखित परीक्षा में विस्तृत प्रक्रिया का बोर्ड द्वारा किया जाएगा। लिखित परीक्षा लास्ट लाइन का पाठ्यक्रम प्रकृष्ट 1 पर संलग्न है, तो प्रकृष्ट 1 अभी हम लोग खोलेंगे, वहां पे संलग्न है, परिशिष्ट 1 पे क्या है इस चीज को देखेंगे, ठीक है। अब ये पेपर देखिए कितने मिनट का होगा, 102 घंटे का पेपर है, 120 मिनट का पेपर होगा, जिसमें 160 प्रश्न होंगे। लिखित परीक्षा के 4 सेक्शन होंगे। लिखित परीक्षा OMR उत्तर पत्र पे होगी और हेतु 4 विकल्प होंगे, अभ्यर्थी को उनमें से किसी एक विकल्प को चयन का सही उत्तर देना है। OMR उत्तर पत्र 3 प्रविष्टियां होंगी, जब आप वो देंगे OMR तो 3 प्रविष्टियां होंगी, ठीक है, 3 होंगी। स्कैनिंग के लिए प्रयुक्त होंगी, द्वितीय मूल वाली स्कैनिंग होगी जिससे स्कैन करके नंबर, दूसरा भर्ती बोर्ड अपने लिए रखेगा, तृतीय अभ्यर्थी को उस दिन हैंडओवर किया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा मूल प्रति अपने साथ लेकर चले जाने का उसका असमर्थता स्वतः निरस्त समझा जाएगा, ठीक है। अगर वो मूल प्रति अपने साथ लेकर चला गया, ठीक है, मूल प्रति मतलब स्कैनिंग वाला जो शुरू वाला है फर्स्ट वाली, तो मूल वाले को आपको लेके नहीं जाना है। लिखित परीक्षा के प्रश्न पत्र यथा बोर्ड की वेबसाइट, ठीक है, प्रश्न पत्र जो है यथावत और जो जहां से अभ्यर्थी स्वयं डाउनलोड करेगा, यानी उसको क्वेश्चन पेपर नहीं दिया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा मूल प्रति अपने साथ लेकर चले जाने पर उसको असमर्थ घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। 3 प्रतियां होंगी, एक अपने साथ ले जाएगा आंसर की वाला। लिखित परीक्षा की तिथियों का समय सूचना यथावत बोर्ड पे दी जाएगी, ठीक है। चलिए अभी कोई डेट नहीं है, वेबसाइट पे आएगी। लिखित परीक्षा 1 से अधिक पालियों में अथवा 1 से अधिक दिनांकों पर
संपन्न होगी। ये है नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया जारी रहेगी। देखिएगा ध्यान से, नॉर्मलाइजेशन जारी रहेगी। बोर्ड की सूचना इस वाले में अगर किस तरीके से की जाएगी, ये प्रक्रिया रहेगा। ठीक है, चलिए आगे क्या है, और ये क्या है, अंक, शब्द अंक। उपर्युक्त परिस्थिति में अधीन जहां किसी कहीं इस विज्ञप्ति में शब्द अंक आया होगा उसका तात्पर्य है प्रमाणित। ये चीज है, आपको पूरा नोटिस कर लेना है, ये अपेक्षा कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न पत्र में सामान्य हिंदी विषय छोड़कर अन्य विषय सभी हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल पेपर रहेगा। सिर्फ हिंदी लैंग्वेज का नहीं रहेगा, बाकी सब रहेगा, क्योंकि हिंदी तो हिंदी में रहेगी। संयस की स्थिति में अंग्रेजी भाषा में अंकित प्रश्न को मान्य किया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अंग्रेजी वाले को वो मान्य करेंगे, अपने नोटिफिकेशन में भी बोल दिए हैं। तो जिन बच्चों को थोड़ा सा लगता है कि क्वेश्चन गलत है, मैं हमेशा बोला हूं कि अगर आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है तो आप इंग्लिश में चेक कर लीजिएगा। ये पॉइंट नंबर 11 विज्ञप्ति में लिख दिया गया है साफ शब्दों में। ठीक है, लिखित परीक्षा के उपरांत बोर्ड उत्तर कुंजी प्रकाशित कर देगा। ठीक है, अभ्यर्थी आपत्ति दर्ज करा सकता है। ये अग्रहरी बनाम इस वाले केस में उच्च न्यायालय द्वारा स्थापित व्यवस्था के नियमानुसार सूत्रपेद किया जाएगा। सूत्र है भाग के सही उत्तर x गुणे किया जाएगा, भाग के सही उत्तर गुणे भाग के लिए निर्धारित अंक, उस भाग के अंक, भाग में सही प्रश्नों की संख्या, कितनी प्रश्न सही है उससे भाग दे देंगे। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। ये सूत्र है, इस सूत्र के आधार पे नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, ठीक, विकल्प में से अभ्यर्थी आपत्ति करता है और ऑनलाइन। ठीक है, और यदि कोई प्रश्न उसके उत्तर विकल्प त्रुटि पाए जाते हैं तो ऐसे प्रश्नों को निरस्त कर दिया जाएगा। अगर त्रुटि पाने पे उसको निरस्त कर दिया जाएगा। और निरस्त प्रश्नों के अंक का वितरण माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इस कोर्ट में दिया गया है। भाग के सही उत्तर मतलब उसने कितना सही उत्तर दिया है, गुणा करेंगे भाग के लिए निर्धारित अंक कितना है, और भाग में सही प्रश्नों का वो हम कर देंगे। ठीक है ना, सही प्रश्नों की संख्या कितनी है उससे हम भाग दे देंगे। ये सूत्र याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। जिनको ऑब्जेक्शन होगा कैसे नंबर बढ़ रहा है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। ठीक, ये सूत्र इंपॉर्टेंट। ठीक, यदि प्रश्न में एक से अधिक उत्तर सही पाए जाते हैं, अगर एक से ज्यादा उत्तर पाए जाएंगे तो किसी भी एक सही विकल्प को उत्तर के रूप में अंकित किया जाएगा। अभ्यर्थी को पूर्ण अंक प्रदान किए जाएंगे, किंतु किसी भी दशा में एक से अधिक विकल्प को उत्तर के रूप में अंकित करने पर अभ्यर्थी को गलत कर दिया जाएगा। अब देखिए, अगर ऐसा सिचुएशन उत्पन्न हो गया कि दो क्वेश्चन सही हो रहा है, बात समझिएगा, तो आप किसी एक को मारिएगा, दो मार देंगे तो आपका गलत हो जाएगा। लेकिन आप किसी एक सही विकल्प को उत्तर के रूप में अंकित करने का अभ्यर्थी को पूर्ण अंक प्रदान किया जाएगा। लेकिन अगर दो आपने ऑब्लिक कर दिया तो आपका नंबर कट जाएगा, ये याद रखें। अभिलेखों की और मानक परीक्षाएं हैं। अभिलेख ऐसे ऐसे हैं, ध्यान से समझिएगा। स्थिरता अभिलेख आप पढ़ लीजिएगा, क्या क्या करना अनिवार्य है। क्षैतिज आरक्षण जो भी सूचना लगेगी वो आप करेंगे। ठीक, अगला देखते हैं अभिलेखों के समीक्षा शारीरिक मापदंड। इस वाले प्रवेश पत्र यथा समय जब आपका रिटर्न हो जाएगा उसके बाद वेबसाइट पे डाल दिया जाएगा। अभ्यर्थी स्वयं डाउनलोड कर अभिलेख शैक्षिक परीक्षा के लिए स्वयं ही सूचना यथासंभव बोर्ड पे दी जाएगी। स्वेच्छा मतलब उसका क्या किया जाएगा, वेरिफिकेशन। ठीक है, अंकित शारीरिक और आवेदन अंकित की सूचना अपलोड करते सुगत अभिलेखों के द्वारा अभ्यर्थी को प्रस्तुत ठीक प्रमाण पत्र लेकर नियमावली मानक इतना अनुरूप नहीं पाए जाने पर उसे अस्वीकार नहीं किया जाएगा तथा तदनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, समीक्षा के दौरान और समीक्षा के पश्चात किसी भी समय किसी भी अभिलेख की छल तराजी पाई जाती है, गलत त्रुटि पाए जाने पर दशा में आवेदक का अभ्यर्थी बोर्ड द्वारा निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है, शारीरिक, इसीलिए मैं कह रहा हूं आप लोग सारा डॉक्यूमेंट 1 अप्रैल से मैं क्लास में चिल्ला रहा था बना लीजिएगा। अब देखिए, जिन बच्चों की हाइट 168 है, 168 सेंटीमीटर उनको ले लिया जाएगा। पुरुष के लिए अनुसूचित जाति के लिए 160, पुरुष अनुसूचित जाति के लिए जनजाति के लिए कितना है 168, बाकी जनरल ओबीसी और एससी के लिए 168, एसटी के लिए 160। सीना, ठीक है, सीना कितना होना चाहिए, न्यूनतम सीना 79 सेंटीमीटर फुलाने पर और कम से कम 84। ठीक है, फुलाने पर और कम से कम अभ्यर्थियों का देखिए, जैसे सामान्य और अन अभ्यर्थियों का अनुसूचित जाति का सीना 79 होना चाहिए और कम से कम 84 फुलाने पर। ठीक है, यानी 79 होना चाहिए इनके लिए, 79 और फुलाने पर 84, 168, 79 और 84।
ठीक, और उनका 77 होगा, 582 बड़ा है, 5 सेंटीमीटर न्यूनतम फूलना चाहिए। तो आप जितना स्वस्थ रहेंगे उतना आपका वो सीना फूलता है, ये बात याद रखिएगा। आप जितना स्वस्थ रहेंगे उतना सीना फूलता है, इसमें कोई बड़ी इश्यू नहीं होती। ठीक है, महिला अभ्यर्थियों के लिए 152 मांगा है, ये याद रखिएगा। और अनुसूचित जात की लड़कियों के लिए 168, इनका कोई सीना नहीं मेजरमेंट होता है, इनका क्या दिया जाता है, न्यूनतम वो 40 किलो की होनी चाहिए, 40 किलो से कम हो जाएंगी तो अल्पहारी हो जाएंगी। ठीक है, वो ध्यान रखिएगा, उनको कुपोषित घोषित कर दिया जाता है भर्ती बोर्ड। ठीक है, अब ये है वो यथा समय, तो जो दुबली पतली लड़कियां हैं वो थोड़ी हेल्दी हो जाएंगी, तब वो होगा। ठीक है ना, चलिए, नोडल अधिकारी है समीक्षा, वो ये सब जांच करेगा, ऊंचाई सब मानक जांच होंगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा आपको बहुत अच्छा, ये समय देखिए, ये समय बढ़ा दिया गया है, बहुत अच्छा काम किया गया है। इस तरीके से आहार होने के लिए पुरुष अभ्यर्थियों को ये समय देखिए भाई, ये समय देखिए कितना ज्यादा कर दिया, बहुत बड़ा चेंज। 4.8 किलोमीटर 28 मिनट में दौड़ना है, बहुत ज्यादा समय। और लड़कियों को 16 दौड़ना है, यानी हर ग्राउंड का 12 चक्कर आपको 28 मिनट में दौड़ना है, बहुत ज्यादा समय दे दिया गया है इस बार दरोगा के लिए। बहुत अच्छा इस बार समझ जाइए, जो लड़का रिटर्न क्वालिफाई कर लेगा वो दौड़ ऑटोमेटिक क्वालिफाई करेगा, क्योंकि दौड़ में कोई बच्चा नहीं छटेगा। 28 मिनट बहुत होता है, एक मोटा अट्ठा खट्टा इंसान भी इतना दौड़ लेगा, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, चलिए कोई नहीं। शारीरिक दक्षता परीक्षा लड़कियों के लिए 16 मिनट में 2400 है, बहुत अच्छा है। और इस बार लड़के लड़कियां बहुत जम के मेहनत करें, बाकी हम आपके साथ लगे रहेंगे। और ये जो चीज है ये सब आप पढ़ लीजिएगा एक बार, यूपीपीआरबी शारीरिक दक्षता परीक्षा यथा बोर्ड वो दिया जाएगा सब कुछ। नशीला पदार्थ नहीं खाना है, ये सब आपके लिए रहेगा। चयन और अंतिम योग्यता, चयन में अभ्यर्थी दृष्टिकोण, बोर्ड द्वारा कोई प्रतीक्षा सूची नहीं तैयारी होगी, यानी वेटिंग लिस्ट नहीं आएगा, ये चीज आप याद रखिए। दृष्टिकोण से चरित्र और उसके सापेक्षता के लिए सापेक्ष प्रत्येक श्रेणी के परीक्षा और चिकित्सक हो जाएगा। चरित्र प्रमाण पत्र अधीन विभागाध्यक्ष द्वारा प्रशासित करके बोर्ड वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा। ठीक है, मैं ये लास्ट में टिप्पणी है, 2 से अधिक अंक प्राप्त करे तब, ये सिचुएशन आपको पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा, अधिक अंक प्राप्त कर ले तब क्या करेंगे। ठीक है, ध्यान से समझिए। अभ्यर्थी अंक समान अंक प्राप्त करता है तो श्रेष्ठता सूची बनेगी, 2 या 2 से अधिक समान अंक प्राप्त कर लेते हैं तो इनका वरीयता सूची कैसे बनेगी। आहारता निम्नलिखित ऊपर किया गया था, 1 से अधिक अधिनियमित, जैसे ही वो 2 से किया हो, CCC हो, राज्य कर्मचारी हो तो उसको दे दी जाएगी। यह होते हुए या 2 से 2 समान अंक आते हुए जिसकी अधिक आयु वाला अभ्यर्थी रहेगा उसको मौका दे दिया जाएगा। ठीक है, उपलिखित में से हाई स्कूल का प्रमाण पत्र। ठीक है, अब देखिए, यदि उपलिखित सब कुछ मैच कर गया, 1 से अधिक अभ्यर्थी समान हो गए तो ऐसी अभ्यर्थी वरीयता में उनके हाई स्कूल प्रमाण पत्र और उल्लेखित नाम में अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में की जाएगी। जो स्कूल में जैसे आपका ए से पढ़ गया, किसी का जेड से पढ़ गया, आपका सब मैच हो गया, आप ये भी कर गए, आप उसमें क्या हो गए, उसके आयु भी बराबर हो गई, सेम आयु आ गया, तो ऐसी स्थिति में क्या देखा जाएगा, आपका नंबर का अल्फाबेट देखा जाएगा। तो ये 3 श्रेणियां हैं, 1 2 3, जिसके हिसाब से वरीयता अगर नंबर मैच कर गया तो करेगा। आयु की छूट, अब देखिए ये कह रहा है लंबवत और क्षैतिज आरक्षण के लिए रीट इतने के अनुसार महिला आरक्षण राज्य अधीन के महिलाओं को चाहे वे भारतवर्ष के किसी राज्य या केंद्र शासित संबंधों विचार में लिया जाएगा। ठीक है, लंबवत क्षैतिज आरक्षण सबको दिया जाएगा, महिलाओं के लिए ये ध्यान से रहेगा। ठीक, अगला अनुसूचित जाति के लिए ये सब रहेगा। उत्तर प्रदेश में मूल निवासी अभ्यर्थियों को 10%, ठीक है, देखिए कमजोर वर्ग के लिए केवल 10% का आरक्षण है। ठीक है, वो केवल कहाँ के, वो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए, तो उनको आर्थिक रूप से 10% का छूट मिलेगा। बनवा लीजिएगा, मैंने आपसे ऑलरेडी बोल दिया है। ठीक, स्वरूप से क्षैतिज आरक्षण ये ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत ये व्यापार में 8 लाख रुपया या 10% का आरक्षण दिया जाएगा। 8 लाख रुपए से ये कम का आवेदन करने वाले वर्ष पूर्व वर्ष की आय 8 लाख से कम की आनी चाहिए और ये होना चाहिए 10%, तो उस हिसाब से आप कर लीजिएगा। ठीक है, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के लिए है, लंबवत है। ठीक, ये शैक्षणिक आरक्षण है। ठीक, उत्तर प्रदेश सेवा में सुगम होगा, अनुसूचित जाति का होगा तो 21%, 2% इनका रिजर्वेशन ये बताया गया है, 27% इनका छूट है, 10% आर्थिक है, बाकी ये हॉरिजॉन्टल वाला है 2%, भूतपूर्व सैनिकों का 5%, महिलाओं का 20% सुरक्षित है, ये ध्यान से समझिएगा।
टोटल 20% दिया गया है, ये इनको दिया गया है। टिप्पणी है, भूतपूर्व सैनिकों की 3 वर्ष से अधिक की नहीं होगी, निर्धारित आयु सीमा से 3 वर्ष अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो 31-34 साल के होंगे ये लोग। 5 वर्ष का अधिकतम आयु छूट प्रदान किया गया है। ठीक है, ये सब हो चुकी है हम लोग की बात। ठीक, ऐसी आयु कारण सीमा छूट दी जा रही है, इस वजह से हम लोग भी एक केस ये हुआ था, तो जिस समय देना था उस समय नहीं दिया, बिना मतलब का छूट दे रहे हैं। लेकिन ठीक है, चलिए कोई नहीं, इनकी सरकार है, जैसे मन करे वैसे करे। ठीक, अनुसूचित जाति का देखिए, ये 1/9/2025 तक का प्रमाण पत्र जारी करने का सक्षम अधिकारी, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, ये सब ये कब से कब आपका, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि 1 अप्रैल से क्लास में चिल्ला चिल्ला के बताता था। ये चीज आप देख लीजिएगा, सब आप लोग को बनवा लेना है, राज्य कर्मचारी जो भी आप लोग का लगेगा। ठीक है, ये आप तैयार करवा लीजिएगा। ठीक, ये याद रखिए। यहां तक हो गया 18। फिर अगला ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वाला है, तो इसको भी देख लीजिएगा। ये इनके हैं, वीरगति हो प्राप्त हो, आजाद हिंद फौज से सदस्य हो रहे हो, अधीन रिहा किया गया हो, ये इंडिपेंडेंस में आजाद पेशेवर कांड हुआ हो, ये सब में गोली से घायल हुआ हो, कम से कम 10 बेतों का दंड मिला हो, मास की अवधि के लिए निरुद्ध किया, नजरबंद किया गया, वीर गति प्राप्त हुई हो, तो ये सभी लोग उसके अंतर्गत आते हैं। भूतपूर्व सैनिक को कुछ बताना नहीं है, भूतपूर्व सैनिकों का वही है कि आप लोग भाई सैन्य अभ्यास वो किए हों, भूतपूर्व सैनिक रहे हों, उस हिसाब से। और भूतपूर्व सैनिकों के लिए अच्छा मौका है, आरक्षण के लाभ है, ये फलस्वरूप गोद में लिए जाने वाले फलस्वरूप, ये यदि अनुसूचित जनजाति के हैं, ये सब चीज देख लीजिएगा। और सक्षम महिला अभ्यर्थी द्वारा आरक्षण है दावे हेतु पिता पक्ष के जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। अब ये नहीं कि शादी आप कर लिए, ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये लाइन महिलाओं के लिए कि आपका पिता पक्ष जो रहेगा, अगर आप मान लीजिए जनरल की हैं और एसटी में जाके शादी कर ली हैं, तो आपका जनरल ही माना जाएगा, ना कि वो एसटी माना जाएगा। आपका जो आरक्षण का जो पद हो दावा करेंगी, वो पिता के पक्ष से करेंगी, ना कि पति के पक्ष से करेंगी। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। अगला है आरक्षण की दावेदार समर्थन, ये सारी बात याद रखिए। और चयनित अभ्यर्थी हॉरिजॉन्टल ये सारे लगेंगे, तो ये आप कर लीजिएगा। ऑनलाइन आवेदन होगा, ऑनलाइन आवेदन का चरण है ये, ओटीआर आप भर लीजिए, ओटीआर भर के उसके बाद से आप चरणों में तैयार हो जाइए। ओटीआर आवेदन अभ्यर्थी करेगा, उस हिसाब से सत्यापन डिजी लॉकर से करेगा, डिजी लॉकर में वो सारे चीज यूनिक नंबर, ईमेल आईडी सब उसमें डालेगा, उस हिसाब से चलेगा। पासवर्ड होगा, ये आप क्रिएट कर लीजिएगा। अभ्यर्थी द्वारा दोषपूर्ण नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट पे साइन करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग फोटोग्राफी वाला मतलब फॉर्म जल्द से जल्द भर दीजिएगा, क्योंकि रियल टाइम बोला है, और इसमें रियल टाइम में ये गारंटेड है कि जब जब ये फॉर्म रियल टाइम मांगा है, वो फॉर्म बहुत धीरे से चलता है, बहुत धीरे काम होता है, तो इस चीज को नोटिस कर लीजिएगा, रियल टाइम इसको काम कर लीजिएगा इस पे। बाकी आगे देखते हैं। पदों की वरीयता चयन हम लोगों ने बात कर ली है, पदों की वरीयता चयन इस हिसाब से होगी, पहले वो उस पे भरेगा, फिर प्लाटून कमांडर, फिर ये, और महिलाओं के लिए उप निरीक्षक, और ये 2 ही पद है, तो इस हिसाब से ये वरीयता क्रम पुलिस का रखा गया है। ठीक है, ये 3 रखेंगे। पहले सिविल, प्रत्येक अभ्यर्थी वरीयता को चयन करना अनिवार्य होगा, और वो चयन करेगा। ऑनलाइन आवेदन शुल्क आपसे बता दिया, यूपीआई से भी कर सकते हैं। ठीक, यूपीआई आप भर सकते हैं, ये चीज याद रखिएगा। ठीक, ऑनलाइन आवेदन सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद अभ्यर्थी शुल्क जमा करेगा, और 11/9 से पहले उसका जमा हो जाना चाहिए, हर दशा में उसका आवेदन स्वीकार होगा। ठीक है, शैक्षणिक संबंधित प्रमाण पत्र अपलोडिंग करेंगे वो लोग, सारा जितना भी आप अपलोड करना है डिजी लॉकर में, उसके माध्यम से उसका पासवर्ड लगेगा, वो हो जाएगा। डिजी लॉकर में आपको करना है सारे आवेदन। ठीक है, ये करके आप लोग अवलेख बनाएंगे, आवेदन जमा करेंगे। ठीक, फिर भर्ती से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारी, विज्ञप्ति जारी उत्तर प्रदेश शासन द्वारा किया जाएगा, फोटो, ये इम्प्रेशन, सब ये चीज क्लियर रखिएगा। इम्प्रेशन किसी भी अनाचार और परीक्षा से संबंधित अनुसूचित संविधान का प्रयोग करने पे
उसको 2000 कार्रवाई के हेतु जिसमें परीक्षा में परिणाम रोकने और उसके कैलेंडर वर्ष के लिए सार्वजनिक परीक्षा में बैठने से वंचित कर दिया जाएगा। तो ऐसा कोई बदमाशी करने की आवश्यकता नहीं है। नकल बस सरकारें लिखती हैं, नकल तो वो खुद करा लेती हैं, ठीक है, बाकी कुछ नहीं है। इतना नकल रोक देते तो आज सारे ईमानदार नहीं भर्ती होते, फिर घूस कहाँ से चलता, ठीक है। बोर्ड किसी भी अभ्यर्थी को व्यक्तिगत पत्राचार नहीं करता है, और मतलब जो भी सूचना होगा पत्राचार नहीं होता, मतलब उनको पर्सनली नहीं भेजा जाता, जो भी होता है वो सार्वजनिक वेबसाइट पे अपलोड करते हैं लोग। इस हिसाब से विज्ञप्ति हो गया, ये सारा हम लोग पढ़ लिए हैं। जनजाति का 27 हेल्पलाइन नंबर ये है, ये हेल्पलाइन नंबर कोई भी आवेदन भरने में आ रही समस्या से आप इनको सुबह 10 बजे से 7 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। 11-9 तक के लिए ये नंबर क्रियाशील रहेगा। बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा। बोर्ड जो अभ्यर्थी की पात्रता आवेदन पत्र अस्वीकार करने और मिथ्या जानकारी प्रस्तुत करने चयन के ये किसके ऊपर डिपेंड होगा, बोर्ड के ऊपर। अंतिम फैसला बोर्ड लेगी, ठीक है। उत्तर प्रदेश सचिव का हो गया, ये अपर सचिव दे दिए, इन्होंने अपना सिग्नेचर किया है यहाँ पे। अब इसके बाद देखते हैं आगे क्या, ठीक, इसी हिसाब से हमको चलते रहना है। अब ये है सामान्य हिंदी में लिखित परीक्षा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 160 क्वेश्चन है 40 नंबर के। अब देखिए हिंदी में आपको ये पढ़ने हैं, ठीक है। हिंदी में ये हिंदी व्याकरण का मौलिक वर्णमाला तद्भव तत्सम पर्यायवाची विलोम अनेकार्थी स्वरूपी अशुद्ध लिंग वर्ण ये और ये सब, ठीक है। ये आपको एक साथ पढ़ने हैं, ठीक है। चलिए अब इसमें आपको मूल विधि के लिए ध्यान से समझिएगा। मूल विधि के लिए आपको क्या करना है, तो मूल विधि के लिए ऐसी स्थिति में ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देखते चलिएगा। हाँ, भारतीय न्याय संहिता आपको पढ़नी है, भारतीय न्यायिक सुरक्षा पढ़ना है, महिलाओं और बच्चों, अनुसूचित जाति पे ये सारा आपको देखना है, अपराध, आईटी, भू राजस्व, संविधान आपको पूरा यहाँ से उठा लेना है। तो संविधान यहाँ से लेके यहाँ तक संविधान की बात करेगा। अखिल भारतीय सेवाएं ये सामान्य विज्ञान से लेके पूरा यहाँ तक की बात करेगा, ठीक है। भूगोल, विश्व भूगोल, उत्तर प्रदेश संस्कृति, ये मतलब पूरा उसमें आ जाएगा, ठीक। अब उसके बाद से संख्यात्मक में मैथमेटिक्स में जब आएंगे तो मैथमेटिक्स में आपको देखिए क्या पढ़ना पड़ेगा, तो ध्यान से देखिएगा। नंबर सिस्टम में आपको देखो ध्यान से, तो नंबर सिस्टम में क्या करना पड़ेगा ध्यान से, तो नंबर सिस्टम आपको पूरा पढ़ना है। सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल, भिन्न, नंबर सिस्टम में सब आ जाता है। एचसीएफ पढ़ना ही पढ़ना है। रेशियो प्रोपोर्शन में सब पढ़ना पड़ेगा। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस सब पढ़ना पड़ेगा। डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट सब पढ़ना पड़ेगा। पार्टनरशिप, रेशियो का हिस्सा, एवरेज टाइम एंड वर्क एंड टाइम डिस्टेंस, पाइप टंकी भी उसमें आ जाएगी। यूजेस ऑफ, ये सारणी आ जाएगा। मेंसुलेशन आपको पढ़ना ही है। बाकी अर्थमेटिकल जितने भी होंगे विविध में सब कुछ कवर कर लेगा, ठीक है। अर्थमेटिकली आपको पढ़ना है बस। बाकी इंटरप्रिटेशंस ये हैं, ये आपको देखने हैं। कॉमन सेंस टेस्ट करना है, डायरेक्शन सेंस से दिशा परीक्षण, एनालॉजी, फॉर्मेशन, वर्ड फॉर्मेशन पढ़ा चुका हो, ये सब हो चुका है हम लोग का। हम लोग नियरली अपनी सही रिदम में चल रहे हैं, तो इस चीज को कवर करते चलना है। मानसिक अभिरुचि, ये सब आपका टेस्ट होगा। रीजनिंग का है, अर्थमेटिकल रीजनिंग, तो ये सब आपको करना है, ठीक है। चलिए ये आपकी हो गई पूरी जीएस की। अब ये आपके जो विज्ञापन होंगे वो आपके इस हिसाब से ये सर्टिफिकेट्स हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमको अब क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। अब मेरा जो सेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपके लिए मैथ्स और रीजनिंग प्रयास करूंगा, मैथ्स और रीजनिंग दोनों कवर करने की। तो आप जैसे कहेंगे कमेंट करिएगा कि आप पूरा उसको डिस्क्राइब करके पढ़ाना है कि सेट वाइज करा दें। जैसे आप हमको बोलेंगे उस तरीके से आपका हम ये ट्राई करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। थैंक यू।